Assalamu alaikum students. My name is Dr. Faizaid and today I am going to start therapeutic exercises. इसमें हम पढ़ेंगे इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक इंसान है, उसकी उसकी ज़रूरत है कि वो अपने काम खुद करे। ठीक है, अपने एवरीडे लाइफ जो है इंडिपेंडेंटली वो गुजारे, जो मर्जी उसकी एज है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ लोग आते हैं जिनकी बॉडी पे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं या मूवमेंट डिसऑर्डर्स, किसी भी वजह से कोई इंजरी हो गई या कोई डिजीज़ है या कोई हेल्थ रिलेटेड कंडीशन है जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो हमारे पास हेल्थ केयर जो हम सर्विसेज देते हैं, उनके पास हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि हमने उनके लिए कौन सा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है दोबारा से स्टार्ट कर दें और वो डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखना है कि अब ये थेरेपिस्ट का काम है कि वो हर जो है हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए एक इफेक्टिव एक्सरसाइज इंटरवेंशन बनाए। ठीक है, उसके लिए इंटरवेंशन बनाने के लिए उसे पहले पता होना चाहिए कि उस एक्सरसाइजेस का एक किसी भी पेशेंट की बॉडी पे या उसके टिश्यूज पे क्या इफेक्ट होगा, उसके बॉडी सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होगा। उसके अलावा थेरेपिस्ट के पास इतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करे तो उसे एनाटमी का नॉलेज, फिजियोलॉजी, काइनेजोलॉजी, पैथोलॉजी और बिहेवियरल साइंसेस का नॉलेज पता होना चाहिए ताकि वो पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट जो है अच्छे तरीके से कर सके, उसके एग्जामिनेशन कर सके। ठीक है, उसके फर्दर जो है सारा प्रोग्नोसिस और सारा जो है इंटरवेंशन प्रोग्राम बना सके। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है क्या। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज में हमने ये देखना है कि हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने वो ऐसी एक्टिविटी करानी है जो हमारे पेशेंट के लिए या क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इज द सिस्टमैटिक planned performance of bodily movements, postures or physical activities intended to provide a patient client which means to the remediate or prevent impairments, improve, restore or enhance physical function, prevent or reduce health related risk factors, optimize our health status, fitness or sense of well-being। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन पढ़ के पता चल गया कि आपने कोई ऐसी सी कोई एक्सरसाइज उठा के नहीं शुरू कर दी। आपने पहले पूरा प्रॉपर जो पेशेंट है उसकी बॉडी को असेस करना है, आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम उसको सिस्टमैटिक कह रहे हैं। जब आपको सारी चीज़ों का पता होगा देन आप उसका एक प्रॉपर प्लान बनाओगे। ठीक है, प्लान से उसकी बॉडी मूवमेंट्स कराओगे, उसको पोस्चर्स अच्छे पोस्चर्स बताओगे, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को मॉडिफाई कराओगे। क्या क्यों कराओगे सारे काम, ताकि उसके अगर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट्स आए तो आप या तो उनको खत्म कर दो, ठीक है, या तो आप उन्हें प्रिवेंट करो। उसके अलावा अगर कोई फिजिकल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आया है तो आपने उसको इम्प्रूव करना है, रिस्टोर करना है या फिर इनहेंस करना है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि इसको फर्दर किसी डिजीज के होने के चांसेस हैं, फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है, उसको जो है डायबिटीज है, ठीक है, और उसकी इंजरी भी हुई है, तो आपने ये देखना है कि इसको फ्रोजन शोल्डर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप चेक कर रहे हो उसकी शोल्डर की रेंजेस, ठीक है, अगर आपको उसको लिमिटेशन नजर आ रही है तो आपने उसको असेस करना है कि फर्दर कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है जो फ्रोजन शोल्डर करा रहे हैं। ठीक है, तो आपने उन रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट या रिड्यूस करना है। उसके अलावा हमारी जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस का काम क्या है कि आपने एक्सरसाइजेस करानी है ताकि एक बंदे का हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए, फिटनेस उसकी अच्छी हो जाए और वो खुद को अच्छा महसूस करे, सेंस ऑफ वेलबींग हो। ठीक है, तभी वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकता है। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो हम थेरेप्यूटिक प्रोग्राम बनाएंगे तो ये हमने ऐसे नहीं करना कि एक पेशेंट आया है वो जो उस पर आपने जो थेरेप्यूटिक डिजाइन किया है वो आप जो है वो आप सबके ऊपर करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने हर पेशेंट को उसके लिहाज से जो है उसके आपने थेरेप्यूटिक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब एक पेशेंट है आया है तो आपने उसकी बॉडी, उसके डिजीज, उसकी कंडीशंस को देख के आपने डिज़ाइन प्रोग्राम करना है। तभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का प्रोग्राम का जो डिज़ाइन है वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास दो टाइप्स के हमारे पास लोग आते हैं, एक होता है हमारा पेशेंट और दूसरा होता है हमारे पास क्लाइंट। अब पेशेंट क्या है, पेशेंट वो एक इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी में कोई भी इम्पेयरमेंट्स या फंक्शनल लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, डायग्नोज करना है और अपना जो है फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम जो है स्टार्ट करना है ताकि उसके फंक्शन को आप इम्प्रूव कर सको और डिसेबिलिटी को क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको। जबकि जो हमारे पास दूसरा है वो हमारे पास क्लाइंट है। क्लाइंट भी एक इंडिविजुअल है लेकिन उसके अंदर कोई
जो है डिसफंक्शन नहीं डायग्नोज हुआ हुआ, ठीक है। वो सिर्फ फिजिकल थेरेपी सर्विसेज इसलिए अवेल कर रहा है ताकि अपनी हेल्थ को और वेलनेस को जो है प्रमोट कर सके और फर्दर डिसफंक्शन को वो क्या है प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो हमारे पास जो डिजाइन है थेरेप्यूटिक प्रोग्राम का वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो एक नॉर्मल पर्सन है उसका जो फंक्शन है, बॉडी का फिजिकल फंक्शन है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। अब एक बंदा है वो फंक्शन इंडिपेंडेंटली, वो उसे अब घर में भी अच्छा अपना काम खुद करना चाहिए, वर्क प्लेस पे, कम्युनिटी में, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भी, या कोई साइकोलॉजिकल सोशल फंक्शन और फिजिकल फंक्शन उसका उसको खुद इंडिपेंडेंटली करने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास, आपको ये इसमें नजर आ रहा है कि जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एस्पेक्ट आ रहा होता है वो होता है बैलेंस का, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है बैलेंस क्या है कि हमारी एबिलिटी के हम अपनी बॉडी के सारे सेगमेंट्स को या बॉडी को या उसको मूव कर रहे हैं या उसे एक जगह पर मेंटेन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसको हम एक एक मूवमेंट में ये या मेंटेन करें, ठीक है। उस एबिलिटी को हम बैलेंस कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर बेस ऑफ सपोर्ट होने चाहिए, इसमें हम बिल्कुल भी गिरे मत, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव द बॉडी इन इक्विलिब्रियम विद ग्रेविटी वाया इंटरेक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिस्टम इज कॉल्ड एज बैलेंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि बॉडी की एबिलिटी कि वो ग्रेविटी को जो है क्या करे, उसके अगेंस्ट काम कर सके, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टेबलाइज करे या मूव करे, ठीक है। और किसके हेल्प के जरिए वो करे, सेंसरी और मोटर यूनिट्स उसको हेल्प करेंगे, देन ही हमारी बॉडी जो है उसको बैलेंस मेंटेन कर सकेगी। अगर सेंसरी या मोटर सिस्टम कहीं में भी कोई डिस्ट्रप्शन आई तो वो बॉडी जो है बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगी। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस, ठीक है। इसमें हमारे बॉडी की जो हार्ट की और हमारे लंग की जो कैपेसिटी है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस जो है बेयर कर सकते हैं, उसको हम कार्डियो पल्मोनरी फिटनेस कहते हैं। कि एक बंदा जो है टोटल बॉडी मूवमेंट जिस तरह के वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग कितने टाइम में जो है कर सकता है, ठीक है। और जितना टाइम, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिन जो एक जगह पे बैठे रहते हैं, अगर वो 5 मिनट भी वो जो है क्या करें, साइकिलिंग करें या जॉगिंग वगैरह करें तो उनका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और वो थक जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उनकी कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस या कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस क्या है, बहुत कम है। लेकिन एक बंदा है जिसको डेली आदत है कि वो वॉक करता है, जॉगिंग करता है, ठीक है, तो वो 5 मिनट से नहीं थकेगा, उसको आप 50 मिनट भी करा लोगे या 30 मिनट भी कराओगे, देन वो जाके थकेगा। एक बंदा है जो 5 मिनट में थक रहा है और दूसरा 30 मिनट में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस देखनी है कि कोई भी जो पेशेंट या कोई भी बंदा किसी भी मूवमेंट को कितनी देर तक टाइम तक जो है उसको बेयर कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है, उसको हम कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस या कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन आ जाती है कि आप, हाँ, एक पेशेंट जो है या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब भी वो अपनी एक्टिविटीज कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने सारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं या पार्ट्स हैं उनको एक ही मैनर में मूव कर रहा है या एसिमेट्रिकल मूवमेंट्स हो रही हैं, ये हमने देखना है, ठीक है। तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होती है हमारे पास, इसको अगर हम डिफाइन करें कि इट इज द करेक्ट टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मस्कुलर फाइंडिंग combined with the appropriate intensity of muscular contraction leading to effective initiation, guiding and grading of movement, ठीक है। कि आपने करेक्ट टाइमिंग में हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मसल प्रॉपरली एक ही टाइम में सारे फाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि वो आपकी जो मूवमेंट है वो इफेक्टिवली इनिशिएट हो और जो है इजीली जो है मूवमेंट जो है आप उसको ग्रेडिंग कर सको, ठीक है। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेशन को क्या बेसिस बनाते हैं, इट इज अ बेसिस ऑफ स्मूथ, एक्यूरेट, एफिशिएंट मूवमेंट एंड अकर्स एट द कॉन्शियस और ऑटोमेटिक लेवल। कोऑर्डिनेशन कॉन्शियस लेवल पे भी आप खुद भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली भी उसको कोऑर्डिनेट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारी बॉडी की कितनी एबिलिटी है कि वो इजीली फ्रीली मूव कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी में हमने क्या देखना है कि हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स या सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वो कितना ज्यादा जो है कितनी रेंज में जो है मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेंज ऑफ मोशन हमने उसमें देखनी होती है कि एक जो हमारी बॉडी के पार्ट है वो कितने एंगल तक जो है मूव कर सकता है, उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। पैसिव मोबिलिटी हमारे पास, अगर हमने कोई एक बंदा लेटा हुआ है और वो खुद मूव नहीं कर सकता है, कोई थेरेपिस्ट आके उसका हाथ हिला रहा है या पाँव हिला रहा है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव मोबिलिटी कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, सॉफ्ट टिश्यूज पे, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टाइल में हमारे पास मसल आ जाते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह,
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एक्टिव मोबिलिटी है, एक्टिव मोबिलिटी के लिए आपने खुद अपने वॉलंटरी कंट्रोल होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास दोनों मसल्स और न्यूरॉन्स का दोनों की एक्टिवेशन होना लाजमी है। ठीक है, तो एक और एस्पेक्ट हमारे पास क्या आ गया, मोबिलिटी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मसल परफॉर्मेंस। इसमें हमारे पास ये देखना है कि एक मसल जो है, अगर आप उसको कोई काम करवा रहे हो, कोई एक्टिविटी करने लगे हो, तो उसमें मसल में इतनी कैपेसिटी है कि वो टेंशन प्रोड्यूस कर सके और फिजिकल वर्क जो है परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो मसल परफॉर्मेंस में हमारे पास आता है कि एक मसल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें पावर कितनी है और एंडोरेंस कितनी है। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर मसल परफॉर्मेंस बनाते हैं। इनमें से किसी भी चीज में कोई डैमेज आएगा तो मसल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो हमारे पास आता है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। अब जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, ठीक है, इसमें जिस तरह कोऑर्डिनेशन में, बैलेंस में, हर चीज में, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस में, ठीक है, मस्कुलर परफॉर्मेंस में, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, जाहिर सी बात है हमारे पास न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किसके जरिए काम करता है, सेंसरी एंड मोटर सिस्टम्स के जरिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एगोनिस्ट मसल, एंटागोनिस्ट मसल, साइनर्जिस्ट, न्यूट्रलाइजर्स, ये सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं और ये बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी टच स्टिमुलस आता है या कोई भी पोजीशन स्टिमुलस आता है तो हमारी बॉडी के काइनेस्थेटिक और प्रोप्रियोसेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन वो ब्रेन की तरफ जो है मैसेज कन्वे करते हैं, ब्रेन उसको इंटीग्रेट करता है एंड देन फर्दर वो मसल्स को मैसेज भेजता है कि सारे के सारे जो साइनर्जिस, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और न्यूट्रलाइजर्स जो है मिल के काम करें। ठीक है, अगर इनमें से किसी पे भी, अगर एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट या न्यूट्रलाइजर किसी को भी प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिला तो जो मूवमेंट क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई हमारे पास डिस्टर्बेंस आती है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल जो है कोऑर्डिनेटेड और बैलेंस मूवमेंट्स के लिए लाजमी है। ठीक है, उसके अलावा हमने पोस्चरल कंट्रोल, पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम देखना होता है। ठीक है, ये सारे ये डायनेमिक या स्टैटिक बैलेंस के अंदर ये चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या हमने पढ़ ली, स्टेबिलिटी पढ़ ली है, बैलेंस, पोस्चरल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, मसल परफॉर्मेंस, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इनमें से किसी भी सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आएगी तो बॉडी का फंक्शन क्या हो सकता है, फिजिकल फंक्शनिंग क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। इंशाल्लाह फिर फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।